नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। हमारे अतिथि हैं आज द अभिषेक तिवारी शो से अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, कल बहुत दिनों बाद केजरीवाल साहब नाचते भी दिखे, उसके बाद गुलाल पोत के इतराते हुए भी दिखे और उसके बाद भरभरा के रोते हुए भी दिखे। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक एक्टर भी फेल हो जाए। कारण क्या था? कारण ये था कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 के 23 शराब घोटाले के जितने भी आरोपी थे, मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित जितने भी 23 थे, कहा कि साहब ये केस सही नहीं है और सबको दोष मुक्त कर दिया, सबको छोड़ दिया। सेशन कोर्ट का एक फैसला और उसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी, पूरा इकोसिस्टम होली से पहले ही होली मनाने लगा। हालांकि बड़ा इमोशनल भी हो गया सर जी, और रोए भी सर जी, ये भी हम लोगों ने देखा। लेकिन अभी इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और दूसरी तरफ सीबीआई हाई कोर्ट की तरफ जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि मौसम थोड़ा बदला बदला है, तो हो सकता है केजरीवाल चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट की यात्रा थोड़ी सी देर से शुरू हो, लेकिन सीबीआई पहुंच गई। खैर, ये अदालती मामला है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी है कि किन आधारों पर उन्होंने कहा कि आप सबूत नहीं साबित कर पाए, नहीं दे पाए, बस इतना। इसका ये मतलब नहीं है कि शराब नाम का कोई घोटाला हुआ ही नहीं था, ये सब हमने देखा था। इसी पर बात करेंगे। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल एक राहत के बाद वो आदमी अब किस तरीके की गंद फैलाएगा, ऐसी क्या उम्मीद है? क्यों? क्योंकि अभिषेक तिवारी जी ने अभी आप कैमरा बात करते हुए हमसे कहा कि महाराज हमारे पास तो इंसाइक्लोपीडिया है अगलों का। तो बात करते हैं। तो विषय विशेषज्ञ अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। 2-3 बातें हैं। केजरीवाल साहब दोष मुक्त हो गए लोअर कोर्ट से। इसको ऐसे ही समझा जाए, ठीक है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा नहीं 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 नहीं, कोई केस नहीं बनता। उनके अलावे के कविता भी का भी खत्म हो गया, उनके अलावे मनीष सिसोदिया का भी खत्म हो गया। सर, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी पर जब चारा घोटाला का आरोप लगा और पहली बार 1999 में जब जेल गए, तो कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। ठीक है भाई, आपको ध्यान होगा सर, शुरुआती चरण में 2004-5 के पास जब कांग्रेस की सरकार आई, तो निचली अदालतों में डिले भी, और एक अदालत ने तो शुरू में बरी भी कर दिया। किंतु कालांतर में जब केस आगे पहुंचा अदालत में, तो सारे मामलों में दोषी पाया गया। इसी प्रकार से अलग अलग निचली अदालत और ऊपरी अदालत के आदेश अलग अलग होते हैं। सबसे एक अच्छा केस मुझे याद आता है, वो है जेसिका लाल मर्डर केस। आपको याद होगा, ओपन एंड शट। उसमें जो हत्यारे थे वो साफ साफ बच गए, क्योंकि जितने गवाह थे सब पलट गए, किंतु ऊपरी अदालत में कोई ना बच सका। अब इसको 2-3 चरणों में मैं देखता हूं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अरविंदो फार्मा के जो शरद चंद्र रेड्डी है, उनका इंटरोगेशन, उनके द्वारा जो ईडी के मिलान थे, मनी ट्रेल पाया गया, उसी के आधार पर तो हाई कोर्ट ने 500 दिनों तक जमानत नहीं दी थी। राउस एवेन्यू कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, मनी ट्रेल तो साबित हो रहे हैं। दूसरी बात है क्या, ये लीकर स्कैम, मैन्युफैक्चरर एक ही, डिस्ट्रीब्यूटर एक ही, और वही रिटेलर। और इसमें मनीष सिसोदिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि साउदर्न लॉबी के कविता वाली लॉबी की जो बात की गई, उसी पैटर्न पे दिल्ली में भी जो ये शुरू हुआ खेल, ये जो अभिकारी नीति थी, इसके जो मंत्रालय थे वो मनीष सिसोदिया के पास थे। यहां तक तो पिक्चर क्लियर है। अरविंद केजरीवाल, अच्छा,
एक्सेप्ट किया गया कि भैया इतने फोन तोड़े गए, वो भी एप्पल के, इतने सिम कार्ड बदले गए। और बार बार सीबीआई ये भी कहती रही कि भैया मत कीजिए जमानत, ये सब हमको प्रॉपर ढंग से करने दीजिए, आईफोन के लॉक्स नहीं खोल रहे हैं ये। एप्पल से भी सबूत मांगने का प्रयास किया गया, नहीं मिला। तो कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता सर। देख, वो एक कहता है शेर कि देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं कहां से उठता है। तो धुआं यूं ही नहीं उठा था। हाँ, आज ईडी और सीबीआई के अधिकारियों के ऊपर हम और आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं कि भाई आपने 1000 पन्नों की फाइल बनाई और उस फाइल में एक पन्ना ऐसा नहीं था जो इनको कटघरे में खड़ा कर सके। एक पन्ना ऐसा ना आप कर सके। मैं पहले ही दर्शकों को बता दूं कि ये आबकारी घोटाला जो लिकर स्कैम है, जो सीएजीआई की रिपोर्ट थी, ये उसमें बरी हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस ईडी वाले केसेस में बरी नहीं हुए। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल एकदम क्लियर इस बात। मतलब, और एक चीज और भी है, पैसा बिना किसी के सहारे, बिना किसी उंगली पकड़े, बिना किसी की जेब पकड़े तो चलता नहीं है। और जब किसी की बिना जेब पकड़े चलता नहीं है तो वो किस नियत से चल रहा था, ये कैसे नहीं खुलेगा और कैसे नहीं स्थापित होगा। बिल्कुल सही बात है। गुजरात इलेक्शन और गोवा इलेक्शन में पैसों का कैसे प्रयोग हुआ, क्या क्या हुआ, ये तो अरविंदो फार्मा के मनी ट्रेल से साबित हुई है। इस बात को समझ लें। तो अचानक से जेब में रेनॉल्ड्स का पेन आ जाना और अपने आप को कट्टर ईमानदार कहना, ये पंजाब की राजनीति में कांग्रेस के लिए झटका हो सकता है। सातवां कॉन्सोलेशन प्राइज हो सकता है। लेकिन कुर्ता सफेद है ऐसा नहीं, फागुन का महीना में है और जो छींट पड़े है ना, वो रंग इतनी आसानी से किसी रंगरेज के धुलने से नहीं धुलेगा। ठीक बात, ठीक है, ठीक बात तो है। और आखिरी पॉइंट ये कहूंगा कि अब इसको लेकर के जो भाजपा और मोदी सरकार पे कहा जा रहा है चुनाव करवा लीजिए, भाजपा के ऊपर जो ब्लेम लगाया जा रहा है, एक बात बताइए, चुनाव कराने का काम बीजेपी का है क्या? बीजेपी का काम है चुनाव कराना? नहीं, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। आप इलेक्शन कमीशन को कहिए कि मालिक चीटिंग हुई थी, हमको फिर से चुनाव का मौका दीजिए। तो ऐसे तो हर एक हारा हुआ व्यक्ति कह देगा मालिक हमारे साथ चीटिंग हुई है। राजनीति में ये सब चीजें नहीं चलती केजरीवाल जी। हाँ, वो पत्रकारिता में चलती है कि अरे यार तुम कहां रह गए कैमरा लेकर के, यार केजरीवाल रो रहा है यार, वो टीआरपी का गेम चलता है। गजब गजब। वो भी एक हसासा, मतलब मीडिया का स्तर इस समय दिखाता है कि आप देखिए किस तरीके से किसी के रोने पर कैमरे वाले को चीखा चिल्लाया जाता है, बुलाया जाता है। अच्छा, एक बात सही है, ये स्वाभाविक सा सवाल होगा राउजे उन्ने के इस फैसले के बाद कि आखिर किस आधार पर हाईकोर्ट तक ने वो जमानत नहीं दी। 177 दिन के बाद जमानत पाकर रिहा हुए अरविंद केजरीवाल। 181 दिन संजय सिंह, आखिर क्यों नहीं जमानत दी कोर्ट ने? मनीष सिसोदिया को 500 दिन क्यों नहीं जमानत दी? 510 दिन के कविता 150 दिन, 150 दिन। सवाल यही होता है। और हमने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले देखे हैं कई बार। तो मैं कहता हूं कि भैया फिर अगर मान लीजिए कोई फैसला पलटा जाता है तो पिछला जो फैसला था जिसके फैसले को पलट रहे हैं उनको कितनी बार अपने जजों को पलटा है भाई? वो भी तो वही कानून वही संविधान पढ़ रहे हैं ना, उसी वही सजा दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं चीजें आती हैं। और आपने बेहद महत्वपूर्ण बात बताई, ये क्लियर करना बड़ा जरूरी है। आबकारी घोटाले का मामला वो अभी लोअर कोर्ट से उनको जो है दोष मुक्त किया गया है, लेकिन मनी ट्रेल में नहीं। और मैंने जैसे कहा कि पैसा बिना किसी की उंगली के तो चलता नहीं, वो उंगली चलते 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 होगा। और यही हुआ था चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के साथ, जिसका अभिषेक जी आपने जिक्र किया। अच्छा, ये तुरंत अब देखिए आप, एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो कोई पकड़ ले जकड़ ले, एकदम जैसे ही इस बंदे को एक राहत क्या मिली, इसके मुंह से अभी कलंक की एक छींट में हल्का सा 2 बूंद पानी क्या पड़ा, और ये शहरी नक्सली तुरंत सत्ता के लिए बेचैन, चुनाव करा लो चुनाव करा लो। तुम्हारे बाप की दिल्ली है भाई, दिल्ली के वोटर्स ने परिवर्तन किया, उसको मानते क्यों नहीं? ये बेहयाई
और ये चूंकि आदमी बड़ा गिरे स्तर की राजनीति करता रहा है, तो आप दिल्ली में अब कुछ नया बदबू फैलते हुए देख रहे हैं राजनीति की, क्योंकि केजरीवाल ये ठिकना चुप नहीं रहेगा, ये तो पक्का है। मैं राजनीति में सर, मेरी आदत है, मैं शून्य में राजनीति को देखता नहीं हूँ। कांग्रेस के लिए मुसीबत है बीजेपी से ज्यादा, हाँ, क्योंकि अब ये गुजरात गया जाएगा फिर से। गुजरात में इसके विधायक भी रहे, 16% वोट शेयर भी मिला, इस बात को लोग ध्यान दें। सबसे बड़ा टेंशन तो आने वाला यूपी चुनाव से ज्यादा जो है वो इनको दिखेगा पंजाब चुनाव, क्योंकि सिंपैथी और ये सारा चीज ऑलरेडी काफी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। दिल्ली छोड़ करके लिटरली ये पंजाब ही बसे हुए थे इसी केसेस के कारण, डर का माहौल था। तभी तो देखिए, जब हम लोग चुनाव का विश्लेषण कर रहे थे दिल्ली चुनाव का, तो याद होगा सर, हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की। कल भी बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखें तो रोना था, इमोशन था, सब कुछ था, पर उस बॉडी लैंग्वेज में ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये वाला चरित्र चित्रण चल ही जाएगा। अरे वो तिरिया चरित्र लग रहा था कल का पूरा व्यवहार, तिरिया चरित्र बिल्कुल, कभी खिसिया जाना, कभी ये करना, कभी वो करना। एक क्लासिक केस का उदाहरण देता हूं सर, भारत की जुडिशियरी का, और इससे दर्शकों को समझ आए। इंडिया में मैच फिक्सिंग हुई, घोटाले वगैरह होते हैं, इंडिया में मैच फिक्सिंग हुई, अजहरुद्दीन के प्रति हाँ ठीक ठाक साक्ष्य थे, लेकिन हुआ ये कि साउथ अफ्रीका कोर्ट में हेंसी क्रोनिये ने अजहरुद्दीन का नाम लिया, मैच फिक्सिंग जिन्होंने कराई उसका नाम लिया, और भारत में हो गया बवाल। हेंसी क्रोनिये मरने से पहले कम से कम इतना उनके अंदर था, उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। तब तक 2009 में मोहम्मद अजहरुद्दीन को मुरादाबाद से टिकट मिल गई और मुरादाबाद से हो गए वो सांसद। भारत की न्यायिक प्रणाली ने जब मैच फिक्सिंग पर उसके बाद सुनवाई हो रही थी, तो हेंसी क्रोनिये के साउथ अफ्रीका में दिए गए किसी स्टेटमेंट को माना ही नहीं। अब वो जीवित भी नहीं थे, सारे बरी हो गए। आप मुझे सर दुनिया में कोई भी हेंसी क्रोनिये के उस स्टेटमेंट को लिटरली डाइंग डिक्लेरेशन मानेगा, क्योंकि अपनी आधी प्रॉपर्टी भी साउथ अफ्रीका को और सरकार को दान दे दी थी। लेकिन भारत में साउथ अफ्रीका के उस कप्तान का, जो कि वहां के कोर्ट के अंदर कबूलनामा था, उसको नहीं लिया गया, नहीं माना, तो निर्दोष साबित हो गया मोहम्मद अजहरुद्दीन, आरोप हट गए। किंतु आप भारत के लोगों से पूछिए, और ये कैसा चरित्र चित्रण है कांग्रेस का। 10 साल ये सत्ता में रहे, नरेंद्र मोदी जी पर गोधरा से लेकर के सारे आरोप, सारा सब कुछ इन्होंने लगाया, सरकार इनकी, सीबीआई इनकी। उस वक्त तो ये भी नहीं कह सकते थे कुछ भी, सिस्टम इनका था, एक केस साबित नहीं हो पाया। लेकिन कल इन्होंने क्या ट्वीट किया कि गोधरा मीट्स गाजा, तमिलनाडु कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से। वाह, मोदी जी सारे कानूनी पहलू से सबसे निर्दोष साबित हो जाएं, लेकिन मोदी जी दोषी हैं। कर्नल पुरोहित साबित हो जाए, लेकिन कर्नल पुरोहित जी दोषी हैं। लेकिन ये अभी एक ही अदालत से बाहर हुए, निर्दोष 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 निर्दोष। तो ये मीडिया भी इसी प्रकार के चरित्र चित्रण करती है। मुझे कभी भी इस बात पे लेश मात्र भी संदेह नहीं रहा है कि मीडिया इसको ऐसे ही दिखाएगी कि मोदी जी की हार होगी। मोदी जी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, जरा इस केस में मुझे कोई बताए, क्या इन्वॉल्वमेंट है? ठीक बात है। ईडी का काम है मनी ट्रेल पकड़ना, इसीलिए ईडी है। ईडी का और क्या काम है कि देश में हो रही वित्तीय अनियमितताओं को पकड़ना अलग अलग जगहों पर, चाहे वो कोई कर रहा हो। वो अपना काम कर रहे थे भाई, कोर्ट का काम था, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दे दिया। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही तो बेल ग्रांट किया था, तभी तो ये हाई कोर्ट में गए थे सीबीआई और ईडी, जहां पर 500 दिन तक केजरीवाल को बेल ना मिल पाया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तो दिया ही था। तो राउज एवेन्यू कोर्ट से ये पूछ लेना चाहिए उस वक्त किस आधार पर बेल दिया था और हाई कोर्ट ने किस आधार पर बेल रिजेक्ट किया।
इसलिए अभी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, हमें भी सीबीआई बिल्कुल के स्टेटमेंट का वेट कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और सीबीआई तो चली गई हाई कोर्ट, और ये ऐसा थोड़ी ना कि इनके लिए ये लड़ाई बंद हो गई। और सबसे बड़ी बात, आर्थिक भ्रष्टाचार यानी ईडी के मामले अभी भी चल रहे हैं। ईडी के मामलों में कहीं कोई रुकावट नहीं है। कल को ईडी के मामले से ही इसका रास्ता फिर वापस खुलेगा, ये निश्चित है, जैसा कि लालू के केस में हुआ था। अच्छा, अब जरा सा एक और दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। जेएनयू, वो कौन सी जेएनयू जो कि चर्चा में न रहे। यूजीसी गाइडलाइन को लेके बहुत कुछ इस देश में ऊपर नीचे न जाने क्या क्या हुआ, लेकिन आप देखिए, सड़क पर यूजीसी मूवमेंट नहीं उतरा जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ गया है। यानी वो एक वर्ग है जो सवर्ण, आप उनको कह सकते हैं, सामान्य वर्ग कह सकते हैं, सवर्ण भी मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, वो सामान्य वर्ग सामान्य कहिए वर्ग से है। जिसको। दूसरी तरफ ये था कि जिनके लिए ये कहा जा रहा था, ये इसको निरूपित किया गया कि ये उनके हक के लिए आया है, यानी दूसरा वर्ग। तो ये वर्ग तो सड़क पर नहीं उतरा, इसने अपने तरीके से अपनी आवाज सत्ता के खिलाफ या सत्ता के कानों तक पहुंचाई, आप इसे जो भी कह लीजिए। हालांकि उसमें कई बार भाषाई मर्यादाएं मर्यादाएं तार तार हुई, कई जगह खेमेबंदी भी देखने को मिली। ये तमाम चीजें हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे। लेकिन जेएनयू में कल वहां की वामपंथी जो छात्र नेता है, उसने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने वहां पर स्नाइपर्स टाइप का तैनात कर दिया और ऐसे ट्रीट किया जैसे आतंकवादी। किनको आतंकवादी ट्रीट किया? ये वो प्रदर्शन था जो कि इस बात का समर्थन कर रहा था कि आप यूजीसी की जो इक्वलिटी एक्ट है उसको लागू करिए। आप देखिए, विरोध करने वालों ने अपने तरीके से विरोध किया, लेकिन समर्थन करने वाले अब सड़क पर उतर के ऐसा प्रदर्शन करने वाले थे जिससे कि वहां ये लगा कि वाकई अराजक हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह की वहां पर एक तरह से कमांडो कार्रवाई की गई। बहरहाल वो कह रहे हैं कि आवाज दबा दी, आवाज दबा दी। सवाल ये होता है कि ये मामला तो कोर्ट ने स्टे किया है, मोदी सरकार ने तो रोका नहीं है। सरकार लाई थी, उसमें क्या डिस्क्रिपेंसी है वो भी अलग हटा देते हैं। तो क्या समझा जाए, ये हिंसक आंदोलन कोर्ट के खिलाफ था, सुप्रीम कोर्ट जिसने कि इस इक्वलिटी एक्ट पर रोक लगाई है। और वामपंथी कैसे इसमें अब देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने का एक चूरन देख रहे हैं, एक ऊर्जा देख रहे हैं, एक ऊर्जा का स्रोत देख रहे हैं, और एक सीधे-सीधे साजिश कि अब सड़कों पर उतारो, जिसकी शुरुआत यहाँ जेएनयू से हो रही थी। इसको कैसे आप देख रहे हैं कि ये कौन-सी स्थिति पैदा कर सकती है? एक तरफ गंभीर, खामोश विरोध, दूसरी तरफ देश में आग लगाने वाली एक कुचेष्टा। कैसे देखते हैं आप यूजीसी के हवाले से? सर, पहले मैं 2-3 चीजें क्लियर करूं। यूजीसी का विरोध मैंने किया, और विरोध बंद क्यों किया? जब कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने विरोध नहीं किया स्टे लगाने का, इसका मतलब होता है कि सरकार को लगा कि भाई चीजें ठीक नहीं हो रही है, विरोध करने की जरूरत नहीं है, स्टे लग जाए, कहानी खत्म हो जाएगी, हम नया रेगुलेशन बना करके चीजों को ठीक कर लेंगे। मैं आज से लगभग 150 साल पहले लेके चलूंगा, जब भारत में राष्ट्रवाद का भयंकर उदय हुआ 1857 की क्रांति में। अंग्रेजों को समझ में आया कि इस राष्ट्रवाद को रोकने के लिए एक ही उपाय है, भारत को कास्ट में तोड़ो। उससे पहले आप कोई भी देखिए, कास्ट का ऑथेंटिक किसी के पास एविडेंस नहीं है। चाहे वो कोई कह ले कि गले में मटका लगाया, झाड़ू लगाया, मनोहर कहानियां लिखी, गृह शोभा लिखी, सरस सलील पढ़ी, वो अलग बात है। लेकिन कोई ऑथेंटिक कहीं भी कोई एविडेंस नजर नहीं आता। ना मौर्य काल में, अगर आप, चूंकि मैं तो बिहारी हूं, मैंने तो मौर्य काल को, गुप्ता डायनेस्टी को घोल के पिया हुआ है। एक आप दिखा दें कोई भी जहां छुआछूत, एक दूसरे के साथ बैठना उठना, गुरुकुल में पढ़ना, सब ये एक साथ नहीं था, सब था। अब आते हैं यहां पर, तो ब्रिटिश ने कहा कि इनको जाति की राजनीति में उलझा करके हम इन पर लॉन्ग टर्म तक राज कर सकते हैं। कांग्रेस सेम टैक्टिक्स अपनाई। उसे समझ में आ गया कि मोदी नहीं हारेगा, हिंदू एक हो चुके हैं, मोदी नहीं हारेगा, तोड़ना पड़ेगा। इस आंदोलन में यूजीसी के लिए जो बात हो रही थी विरोध में, यह विरोध का स्वर कोर्ट के स्टे के बाद समाप्त हो जाना चाहिए था टेक्निकली। जैसे मैंने भी अपने चैनल पर प्रमुखता से विरोध किया, किंतु जिस दिन स्टे हुआ मैंने बोला नहीं,
ये विरोध यूजीसी का है, आदरणीय प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, या देश का विरोध तो नहीं है। अब मैं ठीक बात। अदिति मिश्रा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, भैया तुमको ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए तो तुम अपने बाप के साथ यूरेशिया जाओ। अब ये मत कहना कि तुम ब्राह्मण नहीं हो क्योंकि तुम वामपंथी हो गई। वो कन्हैया कुमार जो गृह प्रवेश के समय में पंडित जी से पूजा पाठ कराएंगे और जेएनयू में जाकर के अदिति मिश्रा के साथ डफली बजाएंगे, ये दोनों तो नहीं चलेगा, और ये मैं चलने भी नहीं दूंगा। ये दोनों नहीं चलेगा सर। अदिति मिश्रा सबसे पहले यूरेशिया का टिकट कटाए। अब ये ना कहें कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो ब्राह्मण ही। तो ब्राह्मणवाद की छाती पर चढ़ने का इतना शौक है। बिहार में सर पॉलिटिकल रिसेट की एक चर्चा शुरू हुई है आपके चैनल पर, मैं ये बताऊं और देश की जनता भी इस बात को सुने। बिहार के सदन में, विधान परिषद में नीरज जी ने, एक जेडीयू के हैं एमएलसी, उन्होंने एक डेटा रखा जिसमें 40% सामान्य वर्ग के पास ना घर है ना कोई भी सुख सुविधा है। यानी मैं मेरिट सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, जिसे इन लोगों ने कहा सामान्य वर्ग जो है वो बहुत ऊंचाई पर बैठा है। इस सिस्टम ने क्या किया, सामान्य वर्ग को भी ये नीचे लेकर के आए, अन्य वर्गों को भी नीचे लेकर के आए। किसी का उत्थान नहीं हुआ। उत्थान जिनका हुआ वो 2-4-5 जातियों को छोड़ करके, और इन्हीं का पूरा सिस्टम है। यही लोग इस खेल को खेल रहे हैं। और मोदी सरकार ने रोहिणी कमीशन सर कराया। इनको भी पता है आज नहीं तो कल मोदी जी ये करेंगे, आज नहीं तो कल। गवई साहब खुद कह रहे हैं, अभी तक तो गवई साहब को ये दलित, बौद्ध और इसके नाम पे समर्थन दे रहे थे, लेकिन गवई साहब ने अभी 7 दिन पहले तो कहा कि भाई क्यों नहीं वर्गीकरण कर रहे हो, और जो सक्षम वर्ग है वो अपना आरक्षण क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहां तो गवई साहब को नहीं सुनना है आपको। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अब रही बात कि जेएनयू की जो वीसी हैं उनका ये प्रतिरोध क्यों कर रहे थे, वो सामान्य वर्ग से तो है नहीं, वो तो ओबीसी से आती हैं। क्या ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जेएनयू के इस पे नहीं लिखा गया? और आप ये मत कहिए कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद ब्राह्मणों का विरोध नहीं है, ब्राह्मणों का ही विरोध है। ये सब झूठी बातें हैं। वो इसलिए चल बना क्योंकि आज तक सामान्य वर्ग ने प्रतिकार नहीं किया और कहा नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इनको नारे लगाने देते हैं। लेकिन पानी जब सर के ऊपर निकला तो सबका विरोध हो रहा है। सदन में मिथिलेश जी उठे थे बिहार के अंदर, और एनडीए के उनके पीछे 203 विधायक ने हाथ थपथपा के कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। झोली फैलाई इस ब्राह्मण ने, एक ब्राह्मण ने, मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू बनवाया है। आपने क्या बनवाया है जरा मुझे बताइए। दिन रात दलितवाद, अंबेडकरवाद की राजनीति करने वाले लोग कहां खुल के मांग सके जामिया मिलिया इस्लामिया में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना अधिकार। ठीक बात है, ये चीजें तो हैं, ये चीजें तो बिल्कुल हैं, लेकिन ये भी उदाहरण बताता है कि जिस सामान्य वर्ग के ऊपर आप यूजीसी का ये जो गाइडलाइन है, अगर ये डिस्क्रिपेंसी के साथ आया है तभी तो आखिर कोर्ट ने स्टे लगाया है। सीधी सी बात है, मेरा तो ये स्टैंड है कि भाई कोर्ट ने स्टैंड, आपका ये बिल्कुल रेखांकित करना वाजिब है कि सरकार ने विरोध नहीं किया, इसका मतलब सरकार भी चाहती है कि अगर ये गलत है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाए और फिर एक रिवीजन हो। लेकिन दर्शकों अब ध्यान दीजिए कि एक तरफ गंभीर विरोध मर्यादा के अंदर, हालांकि उसके कुछ और भी उदाहरण हैं ऐसे जिसमें मर्यादा के बाहर भी गए, ये दुख का विषय है बहरहाल। लेकिन दूसरी तरफ उसी एक मौके को ताड़ के देश में आग लगाने की साजिश। लेकिन यहाँ जुडिशरी से भी उम्मीदें हमें इसलिए हैं कि गवई साहब का उदाहरण अभिषेक आपने दिया। अभी मैं 4-5 दिन पहले जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई साहब का एक फैसला आया, एक साहब पहुंच गए थे पसमानदा मुस्लिमों को 27% जो ओबीसी का आरक्षण है उसी में घुसाया जाए, और उन्होंने कहा सीजीआई साहब ने कि देखो भाई ये समाज आधारित नहीं है, ये सामाजिक बेस नहीं है इसका, यानी जातिगत बेस नहीं है, यहाँ पर आर्थिक आधार सबसे प्रमुख है। तो क्या तुम देखो कि तुम अपने यहाँ ये मांग पा रहे हो, अशराफ से नहीं मांग पा रहे हो तो पहले तुम अपने यहाँ देखो। तो ये बताता है कि जो 4% घुसेड़ने का
कर्नाटक के हवाले से, तेलंगाना के हवाले से चल रहा था मुसलमानों को, उस पर क्या फैसला आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मुकदमा हम खारिज करते हैं, ये केस हम नहीं सुनेंगे और संविधान पीठ जो बैठी हुई है, जो 4% पे अपना डिसीजन देने वाली है, तो सीजेआई साहब ने कोर्ट का रुख भी बता दिया कि उसमें क्या फैसला आने वाला है, मजहब के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन देश में आग कैसे लगाई जा सकती है, कैसे मौके खोजे जा सकते हैं, इसलिए एक समाज के तौर पर, एक राष्ट्रवादी और सनातनी हम चरित्र के हैं, इसके आधार पर हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं हम इन जमातों में न शामिल हो जाएं, इनमें कहीं हम ट्रैप न हो जाएं, कहीं हम फंस न जाएं, जिनका कि इस्तेमाल देश जलाने के ईंधन के रूप में हो रहा है। जी अभिषेक जी। एक छोटी बात कहूंगा, सामान्य वर्ग कुछ भी हो सकता है, मूर्ख नहीं हो सकता। ये जितने सोशल मीडिया पे टूल किट चला रहे हैं ना, सामान्य वर्ग को अच्छी तरह से पता है कि विरोध सिस्टम के अंदर रह के करना है। मोदी जी से नाराजगी होगी, मोदी जी से जो होगा, मोदी जी से हमारा है, हमने मोदी जी को चुना है, वो हमारा है। राहुल गांधी हमारे नहीं है। सैम पित्रोदा जो हमारी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने का 45% खुलेआम अमेरिका में कहते हैं, वो हमारे नहीं है। डंके की चोट पे रोहित वेमुला एक्ट पूरे देश में लगाने की जो बात करता है राहुल गांधी, वो हमारा नहीं है। हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं और योगी आदित्यनाथ जी है। जो होना है, जैसा होना है, हम अपने नेता हमने चुना। जैसे मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं, रूठूंगा, मानूंगा, जो होना होगा हम आपस में ना बात करेंगे। ये हमारा आपस का मामला है, घर का मामला है। कोई ये ना सोच ले कि घर के मामले में जो पड़ोसी बैठे हैं कि अब ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ सर फुटअव्वल करेंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। हम लोग बैठेंगे, बतियाएंगे, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जैसा खतरनाक एजेंडा जो राहुल गांधी जो है वो प्लान करके बैठे हैं, तो आप सोचिए, कम से कम ये निजाम वो नहीं है। तो बाकी अभिषेक जी ने कही दिया कि भाई हमारे घर की बात है, तुम कहाँ आते हो, हैं? चलो तुम्हारी कोई जगह नहीं है, इसलिए कि वो विचारधारा तुम्हारी नहीं है और तुम एक पल भी नहीं चाहते हो कि वो सरकार यहाँ बनी रहे। लेकिन ये हम लोग हैं, तीसरी बार लाके तुम्हारे सीने पर रख दिए। नहीं रहे, तुम हो कहाँ पर? ऐसा थोड़ी नहीं वोट करके तुमको लेके आएंगे। तुम कहाँ, तुम ना 9 में ना 13 में है प्रोपोगेंडा फैला रहे हो अलग अलग आईडी से। वो सवर्ण वाले आईडी से अखिलेश यादव जी के समर्थन में जो लोग कह रहे हैं, हमको समझा रहे हो। अरे भैया, आपस का मामला हम लोग निपट लेंगे, टेंशन मत। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि इस जिस सकारात्मक नोट पे आज की चर्चा समाप्त हुई है, मुझे लगता है कि असली बात यहीं पर है कि ये हमारे अंदर का मामला है, हम निपटा लेंगे, लेकिन किसी जहरीले को जहर बोने का कोई मौका नहीं देंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, और जिस तरीके से आप प्रारब्ध को स्नेह दे रहे हैं, अभिषेक तिवारी को स्नेह दे रहे हैं, उसी तरह अपना स्नेह बनाए रखिए। वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, बिना सब्सक्राइब किए अगर आप वीडियो देखते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अमनीश और अभिषेक तिवारी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।